हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यार, मैं कुछ बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की जो कि हमारे टीचर्स ने भेजी हैं। यार, ये कुछ चैप्टर 5 और चैप्टर 2 के नोट्स है जो कि एनटीएससी अभी होने वाला है, आरपीएस स्कूल वाला। यार लेकिन ये सारे स्कूलों के लिए इस्तेमाल होगी। यार मैं ये बता देता हूँ, सभी स्कूलों मतलब सभी बच्चों के लिए यार 8th के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। यार चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या इसमें से आ सकता है। कुछ अंडरलाइन करेंगे ब्रश ब्रश से। ये चैप्टर 5 का मैं कुछ ये ओपन करूँगा। चैप्टर 5 का मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर 5 हमारा पढ़ता है एनसीटी में भी पढ़ता है, एनसीईआरटी में भी। लेकिन मैंने अपनी अपनी बुक का पढ़ा है। लेकिन ये देखिए सबका सेम ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप भी लर्न कर लीजिए। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला है कि एक्सटेबल नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो ये आपको पता ही है, ये सब एक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब बात आ जाती है इनएक्सटेबल की। तो इनएक्सटेबल, रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तीनों एक ही माने जा सकते हैं। एयर, सनलाइट, वाटर एंड सोइल एक्सेट्रा। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट है फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल इन सन। तो यार ये तो सबको पता है, फॉसिल फ्यूल्स है ये सब। तो यार इसमें से आना क्या है ना, ये देखिए ये ऐसे आ सकता है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल है इसमें से, ये सब आ सकता है। बाकी ये तो इजी है। अगला बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यार ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन इसको आप सिंपल में भी लिख सकते हैं। कार्बोनाइजेशन तो सबको पता ही होगा, तो ये भी आ सकता है। कंडीशन ऑफ कार्बोनाइजेशन, हाई टेम्परेचर एंड लो हाई प्रेशर। हाँ ये आ सकता है कि कंडीशन बताओ कार्बोनाइजेशन की, हाई टेम्परेचर है या हाई प्रेशर है। तो यार दोनों ही बोथ वाला लिख लेना आप। अब आ जाता है कि कोल एट हीटेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यार ये तो आपको भी पता है मेरे ख्याल से। यार ये तो सभी को पता है कि यहाँ ये आ सकता है कि इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। आगे में क्या है, आगे में यार ये है, ये पॉइंट होगा हमारा सातवां। पीट इज इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल एंड, ये आ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ये बता रखा है, इंटीरियर क्वालिटी जो है कोल की उसे कहते हैं पीट, एंड जो एक्सटीरियर सुपीरियर या फिर एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं वो है एंथ्रेसाइट। तो ये यहाँ पर इसमें 98% ऑफ कार्बन रहता है कोल में। तो ये बिल्कुल याद रखना है। हाउस होल्ड वेराइटी ऑफ कोल इज बिटुमेसिनस। यार ये पता नहीं क्या है। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये पूछ सकता है यार, बिटुमेनियस पूछ सकते हैं, हाउस होल्ड वेराइटी है एक ये। अब बात आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन आर, मतलब प्रोडक्ट बताने हैं इसमें हमें। तो मतलब सिंपल है यार, प्रोडक्ट बताने तो यहाँ पर दे रखी कुछ पॉइंट्स, चलिए इसे गौर करते हैं उस पर। तो कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोक। ओके, कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। जो कोक है वो कोल की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ये बता सकता है। ये बहुत मतलब आएंगे तो सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में ही आएंगे, लेकिन यार फिर भी आ सकते हैं कैसे भी आए। लोग ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं घुमा फिरा के, तो यार याद करना जरूरी है। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हाँ, मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोक को यूज़ किया जाता है। अभी कोल तार, इट इज़ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कंपाउंड। जो कोल तार है वो 200 कंपाउंड से भी ज़्यादा मिक्सचर का बना है। ठीक है, अब तो इसमें ये देखो ये यूज किस में आता है कोल तार की, आजकल बहुत लोगों को नहीं पता किस में यूज़ आता है। तो यार ये डाइज बनाने में, इंक डिटेंजेंट्स, तो ये सब है ना कोल तार से बनते हैं। इट वॉज यूज फॉर मेल्टिनिंग रोल्स। हाँ ये बिल्कुल यूज आता है। रोड के जो सरफेस होते हैं ना उसको मेटल करने के लिए आता है, ये कोल तार यूज़ करने है। उसके बाद है हमारा कोल गैस। कोल गैस जो है मिक्सचर है, ये सब बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर किस किस का मिक्सचर हमारा कोल गैस होता है
वो हमारा है हाइड्रोजन, मेथाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस। तो इन सब का वो मिक्सचर है, ये सब का नाम आपको याद रखना है और ये स्ट्रीट लाइटिंग में काम आता है। तो यार ये एक ही वर्ड अब याद रखो, इन्हें एक ही दिया तो एक ही याद रखेंगे, ज़्यादा को तो याद रखेंगे नहीं। अब आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, ये तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ये सब चैप्टर के बीच में से ही है। ग्रीन हाउस गैसेज आर का, तो ग्रीन हाउस गैसेज के भी एग्जांपल आप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथाइन, मेथाइन आपको याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रख रहा है, और बाकी ये सब वाटर वेपर ये सब फालतू है, ये सबको याद है मत रखो। अब आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप, पता है। अब आ जाती है बात 10th पॉइंट की, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस एसिड रेन। एसिड रेन तो पता ही होगा, लेकिन यार अब ये बात आ जाती है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, जो भी एसिड रेन में जो भी कॉज करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डाइऑक्साइड रहेगा। तो डाइऑक्साइड में अब हम कुछ भी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप लिख सकते हैं। अब आ जाती है ये बीमारी ज़रूर आ सकती है। मैं एक बार है ना इसको गौर करता हूँ, पेनी पेन्यूमोसोनिसिस, हाँ ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, लिख के देख लीजिए, या तो पेनोमोसोलियस, इसकी स्पेलिंग याद रखना। ब्लैक लंग डिजीज़ है, जो कि है एक चिनोरिक लंग डिजीज़ है, जो कि कोल माइनर्स को होती है। अब आ जाती है पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल एंड, यस, तो यहाँ पर ये पढ़ते हैं, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल एंड ब्लैक गोल्ड। क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को। अब जो है प्रोसेस जो है ना सेपरेटिंग का, पेट्रोलियम को सेपरेट करने का, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी, और देखिए उससे हम जो चीज़ कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं रिफनिंग। तो यार ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ज़रूर रखनी है ये बात आपको ध्यान में। अब जाती है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रिफनिंग इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि तो प्रिंसिपल है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, या फिर हम रिफनिंग भी कह सकते हैं, तो उसे हम एक लाइन में यहाँ पर बता रखा है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स उनका हमेशा डिफरेंस में रहेगा। अब आ जाती है एक और बात, कैरोसिन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन। ये पता है, ये एक एग्जांपल के तौर पे ही बताया गया है कि जो कैरोसिन है उसे हम यूज कर सकते हैं एक एरोप्लेन के जेट के लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है। अब आ जाती है आगे की बात, पैराफिन वाइज यूज फॉर मेकिंग कैंडल, सबको पता है। पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज एविएशन फ्यूल, पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज एविएशनल फ्यूल यानी कि मतलब नॉर्मल जो भी फ्यूल्स होते हैं कार के लिए, बसेस के लिए, तो ये सब, बसेस के लिए तो कोई पेट्रोल यूज़ करता नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हेमोग्लोबिन फ्रॉम कार्बन हेमोग्लोबिन, यहाँ पर ये वाली लाइन आपको देखने को मिलेगी। इस लाइन में क्या बता रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हेमोग्लोबिन फॉर्म कार्बन हेमो, तो यार जब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है तब बनती है हमारी कार्बो कार्बोसिम हेमोग्लोबिन। अब आ जाती है, अब आती है, तो यहाँ पर बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो कि एक वो जो है वो यूज होता है मेटलिंग रोल फॉर सर्फेसिस, पता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल, ये वाला जो आपको दिखा है ना, ये वाला बिटुमेन, इसका नाम याद रखना। यहाँ पर आता है वर्ल्ड की सबसे पहली ऑयल वैग जो कि डग हुई थी, वो हुई थी पेनिसिलियन है, पेनिसिलियन मतलब ये एक वही है, नाम है एक देश का या पता नहीं किसका है, जो कि यूएसए में स्थित है, तो आप याद कर सकते हैं। एक और बात की 18, ये जो है ना, ये 1859 में हुई थी। और फिर जो इंडिया में जब हुई ना, इंडिया में वो हुई थी मक्के में, जो कि है असम में। और ये जहाँ पर हुई थी ना, ये जहाँ पर हुई थी ना, वो हुई थी 1867 में हुई थी। अब हो जाती है बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मेन कंपाउंड है, ये बात याद रखो, जो मेन कंपाउंड है एलपीजी का, एलपीजी की एक तो फुल फॉर्म याद रखो, एलपीजी की फुल फॉर्म है
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और फिर जो इसका मेन कंपाउंड होता है वो बुटेन होता है। क्या होता है? बुटेन। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो है ना बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो यार मैंने भी ये याद करने में बड़ी दिक्कत आई थी मेरे को, ठीक है, तो इसे भी याद रखना। अब ऐसे ही फिर जो सीएनजी है उसकी भी आपको याद है, इसकी तो सबको याद है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और फिर इसका जो मेन फीचर है वो है मीथेन। यहाँ पर बुटेन को अंडरलाइन कर रखा, मीथेन को क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि इसमें एक रीज़न है। बुटेन जो है आज अभी एक नया शब्द है, बुक बुक में वो नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड अलग से है। तो यहाँ पर मीथेन, मीथेन जो कि बुक में है। अभी यहाँ पर क्या है लास्ट पॉइंट, नेचुरल गैस इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए नेचुरल गैस यूज आती है। यहाँ पर क्या हमें देख रखा है कि नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी पानी। तो इसको करने के लिए नेचुरल गैस यूज आती है। ओके, हाइड्रोजन फ्यूचर फर्दर यूज टू प्रिपेयर एमोनियम। अच्छा, हाइड्रोजन फिर से यूज आती है किसको प्रिपेयर करने के लिए? एक एमोनियम है जो कि एक एमोनिया एमोनिया जो कि हार्बर्स प्रोसेस से होती है। बिल्कुल याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।